नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 में। हम विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर जो 4 है प्रतिरक्षा और रक्त समूह, आज उसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो एक शब्द आता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब क्या है? सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने के लिए जो क्षमता पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। अब ये रोगाणु बाहरी वातावरण में हो सकते हैं या फिर शरीर के भीतर जो विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं हैं या कैंसर जनित कोशिकाएं हैं, ये भी प्रतिजन की तरह कार्य कर सकती है। अब प्रतिरक्षा जो परिभाषा बनती है उसमें आपको केवल इतना सा ही बताना है कि शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए, उन्मूलन शब्द का मतलब है रोगाणुओं को नष्ट करने की क्रिया। तो शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए जो क्षमता पाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए जो क्षमता पाई जाती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। अब एक परिभाषा आती है कि प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर में उनके विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। वो प्रतिरक्षी क्या करते हैं कि जो प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं उनके साथ में क्रिया करते हैं और क्रिया करके उनको नष्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए शरीर में क्या हो रही है? क्रियाएं हो रही है। और शरीर में जो तंत्र पाया जाता है किससे संबंधित? रोगाणुओं के उन्मूलन से संबंधित। इनका अगर अध्ययन किया जाए, विज्ञान की जिस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान। तो परिभाषा क्या बनती है? प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? कि शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए होने वाली क्रियाओं, रोगाणुओं के उन्मूलन यानी कि रोगाणु को नष्ट करने के लिए जो क्रियाएं होती है और उससे संबंधित तंत्र का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। तो एक परिभाषा बनी यहाँ पर प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो प्रतिरक्षा की परिभाषा क्या बनी कि शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए जो क्षमता पाई जाती है उसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरी परिभाषा है प्रतिरक्षा विज्ञान की, किसे कहते हैं? कि शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए होने वाली क्रियाओं एवं उससे संबंधित तंत्र का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। अब शरीर में प्रतिजन को नष्ट करने के लिए या यूं कहें कि प्रतिरक्षा के लिए कौन कौन से अंग जो है क्रियाशील होते हैं, या कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में लसिका उत्तक, पहला क्या कहा मैंने? लसिका। दूसरा क्या कहा? लसिका उत्तक, लसिका गांठें, प्लीहा, अस्थि मज्जा, यकृत और रक्त तथा देह तरल। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि प्रतिरक्षा के लिए हमारे शरीर में कौन कौन से अंग या भाग क्रियाशील होते हैं। तो क्या क्या नाम हो जाएंगे? लसिका उत्तक, लसिका गांठें, प्लीहा, अस्थि मज्जा, यकृत, रक्त एवं देह तरल प्रतिरक्षा के लिए क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। और इनकी वजह से ही या इनसे उत्पन्न होने वाले प्रतिरक्षी अणुओं की वजह से ही शरीर में जो है रोगाणुओं का उन्मूलन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि प्रतिरक्षा के लिए कितने प्रकार की विधियां पाई जाती है? प्रतिरक्षा के लिए हमारे शरीर में 2 प्रकार की विधियां पाई जाती है। नाम क्या क्या है उन विधियों का? पहला तो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो शरीर में प्रतिरक्षा के लिए कितने प्रकार की विधियां पाई जाती हैं? 2 प्रकार की विधियां पाई जाती है। उन विधियों के नाम क्या है? एक तो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। अब हम पढ़ते हैं पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के बारे में। ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है इसको हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कह सकते हैं, सामान्य या अनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कह सकते हैं। और यह प्रतिरक्षा जो होती है जन्मजात पाई जाती है। यह प्रतिरक्षा जो है कैसी पाई जाती है? जन्मजात पाई जाती है, यानी कि जन्म से ही व्यक्ति के शरीर में यह उपस्थित होती है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियों के नाम क्या क्या हो जाएंगे? अन्य, अनिर्दिष्ट, सामान्य और प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि। और यह प्रतिरक्षा कैसी होती है? यह जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। अब इस प्रकार की प्रतिरक्षा में क्या होता है कि किसी विशिष्ट प्रतिजन के लिए कोई विशिष्ट प्रकार की रक्षा इसमें उत्पन्न नहीं होती, बल्कि सभी प्रकार के प्रतिजन के लिए
यह एक सामान्य तरीके से ही कार्य करती है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। देखो, यह विशिष्ट प्रतिजन के लिए विशिष्ट रक्षा प्रदान नहीं करती, बल्कि सभी प्रतिजन के लिए एक समान तरीके से कार्य करती है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि कहा जाता है। अब ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि जो होती है, इसके लिए हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, अवरोध पाए जाते हैं। और वो अवरोध कौन कौन से, उनके नाम क्या क्या हैं? एक भौतिक अवरोध, दूसरा रासायनिक अवरोध, तीसरा कोशिकीय अवरोध और चौथा ज्वर एवं सूजन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के लिए हमारे शरीर में कौन कौन से अवरोध पाए जाते हैं, तो वो अवरोध कौन कौन से हो जाएंगे? भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिकीय अवरोध, ज्वर एवं सूजन। पढ़ते हैं अब इनके बारे में। सबसे पहले आता है भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध क्या होता है कि जैसे हमारे त्वचा, यह हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत है और यह सबसे पहले हमें जो है सुरक्षा प्रदान करती है, किससे? प्रतिजन से, क्योंकि यह प्रतिजन को शरीर में प्रवेश करने से रोकने का कार्य करती है। इसी प्रकार से नासिका छिद्र में रोम पाए जाते हैं, श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु के साथ में प्रवेश करने वाले हानिकारक जो सूक्ष्म कण होते हैं वो वहीं पर चिपक जाते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और इसी तरीके से अंग एवं प्रत्यंग पर जो आस्तर पाया जाता है, यानी कि जो कवरिंग होती है शरीर के भीतरी अंगों पर, वो श्लेष्मा उपकला से बनी होती है और यह भी प्रतिजन को अंगों में प्रत्यंगों में जाने से क्या करती है, रोकती है। तो इस प्रकार का जो अवरोध पाया जाता है शरीर में प्रतिजन के लिए, वही क्या कहलाता है, भौतिक अवरोध कहलाता है। तो भौतिक अवरोध के लिए त्वचा हो गई, नासिका छिद्र में पाए जाने वाली रोम और श्लेष्मा झिल्ली हो गई, फिर अंग और प्रत्यंग पर जो आस्तर पाया जाता है श्लेष्मा उपकला, ये सभी क्या कार्य करते हैं, शरीर के भीतर और अंगों के भीतर प्रतिजन को जाने से रोकने का कार्य करते हैं। ये कहलाता है भौतिक अवरोध। फिर आता है रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध का मतलब आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से भोजन को अम्लीय वातावरण मिलता है और उस अम्लीय वातावरण में भोजन के साथ में प्रवेश करने वाले जो प्रतिजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये रासायनिक अवरोध हो गया। इसी तरीके से योनि का अम्लीय वातावरण, त्वचा पर उपस्थित रासायनिक तत्व, देह तरल में उपस्थित रासायनिक तत्व जैसे कि लार, अश्रु यानी आंसू और पसीना, ये सभी जो है क्या कहलाते हैं, रासायनिक अवरोध कहलाते हैं। तो हमारे शरीर में जहां पर अम्लीय वातावरण उत्पन्न होगा, अश्रु है, लार है और जो पसीना है, इनमें पाए जाने वाले जो रासायनिक तत्व जो होते हैं वो प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं और इनको ही रासायनिक अवरोध कहा जाता है। फिर आता है कोशिकीय अवरोध। हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो बक्षकाणु प्रकृति की होती है। अब बक्षकाणु प्रकृति का मतलब यानी कि ये कोशिकाएं क्या करती है कि शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले प्रतिजन का भक्षण करती है और भक्षण करके उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो बक्षकाणु प्रकृति की जो कोशिकाएं पाई जाती है जो प्रतिजन का क्या करती है, भक्षण करती है, ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? नाम है मैक्रोफेजेज, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट तथा प्राकृतिक मारक कोशिका। ये सभी की सभी जो है बक्षकाणु प्रकृति की कोशिकाएं होती है जो कि प्रतिजन का भक्षण करती है और उनको नष्ट करती है और हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और इस प्रकार का अवरोधी क्या कहलाता है, कोशिकीय अवरोध कहलाता है। और चौथा जो अवरोध आता है वो ज्वर एवं सूजन। ज्वर और सूजन का आना भी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में एक प्रकार का प्रतिजन के लिए पाए जाने वाला क्या है, अवरोध होता है। ज्वर आने से क्या होता है, शरीर का थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। जिस स्थान पर सूजन आई हुई थी वहां पर आपने देखा कि वो क्षेत्र जो होता है उसमें जलन होने लगती है और जलन होने के साथ साथ में वो हिस्सा थोड़ा लाल हो जाता है। तो ऐसी जगह पर जहां सूजन आई हुई है या ज्वर होने से, इससे ये अर्थ निकलता है कि हमारा जो शरीर है वो उन प्रतिजन के लिए या उन प्रतिजन के उन्मूलन के लिए जो है प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है और उन प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर प्रतिरक्षा की परिभाषा समझी, फिर प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा समझी,
प्रतिरक्षा के लिए शरीर में कौन कौन से अंग और भाग क्रियाशील होते हैं उनके नाम हमने पढ़े। फिर प्रतिरक्षा के लिए जो विधियां पाई जाती है उनके नाम है स्वाभाविक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसमें से हमने अभी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के बारे में समझा। और इस विधि के लिए जो अवरोध पाए जाते हैं, भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिकीय अवरोध, ज्वर और सूजन, इसके बारे में अध्ययन किया। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के बारे में, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अगली जो विधि है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि जो होती है ये जन्मजात विधि नहीं होती है, जन्म के बाद में अर्जित की जाती है। इस वजह से इसको उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। तो यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि नहीं है, यह जन्म के बाद अर्जित की जाती है। तो ये जो प्रतिरक्षा होती है ये जन्म के बाद में अर्जित की जाती है, इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि नाम दे दिया गया। और इसके साथ में जो है इसे विशिष्ट एवं अनुकूलनी प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। विशिष्ट और क्या कहेंगे, अनुकूलनी प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। ये इसके अन्य नाम है। अब इसमें होता क्या है कि यह विशिष्ट प्रतिजन के लिए, यह जो है विशिष्ट प्रतिजन के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करती है। विशिष्ट प्रतिजन के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसे कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा भी, इसको शॉर्ट फॉर्म में CMI कहा जाता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI भी कहते हैं। अब ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा जो है यह जो है दो प्रकार की पाई जाती है। यह कितने प्रकार की पाई जाती है, दो प्रकार की पाई जाती है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं इसमें, पहला जो प्रकार आता है इसका उसे कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा का तात्पर्य क्या होता है, किसे कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा, इसको समझेगा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब यह होता है कि जब शरीर स्वयं प्रतिजन के लिए, शरीर स्वयं प्रतिजन के लिए प्रतिरक्षी बनाता है तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और इसी तरह से इसका जो दूसरा प्रकार है वो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसको कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा में तो हमने क्या पढ़ा कि शरीर स्वयं प्रतिरक्षा का निर्माण करता है प्रतिजन के विरुद्ध, जबकि इसमें जो होता है शरीर प्रतिजन के विरुद्ध जो है प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं कर पाता है। इस वजह से टीके लगा करके, टीकाकरण विधि के द्वारा जो है प्रतिरक्षी शरीर में प्रविष्ट किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा टिटनेस का टीका है, डिप्थीरिया का टीका जो है, ये एक प्रकार की कौन सी प्रतिरक्षा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रतिजन के विरुद्ध शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं हो पाता है,
प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं हो पाता है और बाहरी विशिष्ट प्रतिरक्षी शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया एवं टिटनेस का टीका। ठीक है, तो इसमें एक बार आप फिर से समझेगा, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि का मतलब क्या होता है। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्मजात प्रतिरक्षा विधि नहीं है, यह जन्म के बाद में अर्जित की जाती है और इसके अन्य नाम क्या है, विशिष्ट एवं अनुकूलनीय प्रतिरक्षा विधि। अब इस प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है, विशिष्ट प्रतिजन के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षा, विशिष्ट प्रतिजन के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, तो वो कहलाएगी उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। और इसे जो है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा यानी CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, कौन कौन सी, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है कि जब किसी प्रतिजन के लिए शरीर स्वयं प्रतिरक्षी बनाता है तो वो कहलाती है सक्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में जब शरीर स्वयं प्रतिजन के लिए प्रतिरक्षी बनाता है तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। फिर दूसरी क्या आ जाएगी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि प्रतिजन के लिए शरीर जो है प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं कर पाता, इसलिए बाहरी विशिष्ट प्रतिरक्षी जो है शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है, किसके द्वारा, टीके के द्वारा। तो उसे हम क्या कहेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जैसे कि डिप्थीरिया और टिटनेस का टीका। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए।